समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। विकास तब तक अधूरा है जब तक गरीब का नहीं होगा। विकास तब तक अधूरा है जब आधी आबादी यानी महिला सशक्तिकरण महिलाओं का नहीं होगा। मोदी जी माने एक ईमानदार नेता, मोदी जी एक कर्मठ नेता। संगठन और सरकार एक रथ के दो पहिए हैं। पार्टी हमारे लिए माँ होती है। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण डायलॉग्स में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और इस खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है लखनऊ में। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एक बयान आपका बहुत चर्चा में है इस वक्त। आपने कहा है समाजवादी पार्टी के 100 विधायक आपके संपर्क में है। क्या अखिलेश यादव का जो जवाब है, अखिलेश यादव का जो सवाल है या उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके जवाब में महज आपने ये जवाब दिया है या वाकई में ऐसा कुछ है? समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और उस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। उस पार्टी के अधिकांश विधायक अब सपा के साथ और श्री अखिलेश यादव जी के साथ नहीं रहना चाहते। उनके स्वयं चाचा, वो अभी सपा के ही विधायक हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते। उनके गठबंधन के अंदर जो मिलकर के चुनाव लड़े हुआ उनके साथ नहीं रहना चाहते। तो यह एक जो आंधी चल रही है वह इस प्रकार से चल रही है कि लोगों को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है, जो देश के हित में, जो गरीब के हित में, जो किसान के हित में, जो मजदूर के हित में, मतलब जो उत्तर प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं, वो भाजपा की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। यद्यपि अभी हमें कोई सपा, बसपा, कांग्रेस के जो भी गिने चुने जो विधायक हैं भी उनको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रचंड बहुमत है, हमारे गठबंधन के साथ बहुमत है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में शानदार ढंग से चल रही है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ज़रूर 4 चुनाव हारने के बाद उनकी जो बेचैनी है उसको मैं भी समझता हूँ, प्रदेश वाले भी समझते हैं। कभी बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी सदन में कुछ अपना आपा खो बैठते हैं, कभी अपने पिता को कुर्सी से उतार देते हैं, कभी चाचा को नकार देते हैं, कभी बसपा से समझौता करते हैं, फिर बसपा के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं जो लगता है कि उनका बसपा से कभी रिश्ता नहीं रहा, कभी कांग्रेस से समझौता करते हैं। सपा माने और श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति का पूर्ण विराम यह 2022 का चुनाव था लगभग माना जाता है, लेकिन उनको अभी थोड़ी 2024 की प्रतीक्षा है। वह भी हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में जनता सपा का खाता खोलना पसंद नहीं करेगी। एक और दावा किया है उन्होंने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए आपको आगे से उन्होंने न्योता भी दिया है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का थोड़ा संतुलन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वह यह जानते हैं कि केशव प्रसाद उस पार्टी का कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से यात्रा शुरू करके और आज राजनीति के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते दूसरी पारी में कार्य कर रहा हूं। और पार्टी हमारे लिए माँ होती है। वह पिता को छोड़ सकते हैं, चाचा को छोड़ सकते हैं, भाई को छोड़ सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद ना अपने माँ, ना अपने पिता, ना अपने भाई, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। या वो अच्छी तरह से जानते हैं। या तो उनका बयान मतलब एक तरह से जैसे एक बचकाना, नादान बच्चे की तरह कोई कुछ ऐसा बोल दे कि हमको चंदा मामा चाहिए, तो वैसे श्री अखिलेश यादव जी के बहुत हल्के फुल्के बयान हैं जिनको उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। सर, आपके बारे में एक बात बहुत कॉमन है जो लोग मानते भी हैं कि सरकार और संगठन के साथ जो तालमेल है आपका, वो आप बहुत अच्छी तरह से बना करके चलते हैं। ये संगठन और सरकार के साथ तालमेल, ये आपका कैसा है और किस तरह से मेहनत जो इसके भी पीछे सरकार है? में होते हैं वह संगठन की यात्रा करके आते हैं। और सरकार में आने का मतलब यह नहीं है कि संगठन पीछे छूट जाएगा। संगठन और सरकार एक रथ के दो पहिए हैं और उसमें संगठन सर्वोपरि है। और इस बात को ध्यान में रख करके हर कार्यकर्ता काम करता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी उसी रूप में काम करता हूँ। सर, राज्य सरकार की कई ऐसी स्कीमें थी जिन्होंने बेनिफिशियरी क्लास, खासकर महिलाओं को बहुत उनको सुगम जीवन और कई सुविधाएं दी हैं। और ये जो बेनिफिशियरी क्लास है, ये महिलाओं का जो तबका था, उन्होंने गेम चेंजर का भी काम किया था इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। डबल इंजन सरकार होने का, सेंटर में और राज्य में डबल इंजन सरकार होने का कितना फ़ायदा पहुंचता है जब इन स्कीम्स को लागू करने की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है? देखिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी
ने एक मॉडल खड़ा किया था जिसे गुजरात मॉडल पहले कहा जाता था। उसके पहले विकास के मुद्दे पर इस देश की राजनीति ही नहीं थी, जाति के मुद्दे पर थी, क्षेत्र के मुद्दे पर थी और अन्य मतलब ऐसे मुद्दे आते थे जिन मुद्दों से आम जनता का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन गुजरात से जब राजनीति उन्होंने विकास की शुरू की और राष्ट्र का नेतृत्व करने का जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एक विकास के मॉडल को, और विकास तब तक अधूरा है जब तक गरीब का नहीं होगा, विकास तब तक अधूरा है जब आधी आबादी यानी महिला सशक्तिकरण महिलाओं का नहीं होगा, विकास तब तक अधूरा है जब तक बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान के साथ उनके जीवन में जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, विकास तब तक अधूरा है जब छोटे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, कोई बीमार है तो उसको दवा नहीं मिलेगी, गांव में रह रहा है तो उसे आवागमन की सुविधा नहीं मिलेगी। ये तमाम विकास के जो मापदंड हैं उन मापदंडों पे खरा उतारते हुए माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शानदार काम किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हर गरीब परिवार में कम से कम एक रोजगार हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वह समूह के माध्यम से कोई उत्पादन का काम शुरू हो, चाहे कोई बीसी सखी हो, विद्युत सखी हो, बैंक सखी हो, या ऐसे किसी न किसी रूप में हर परिवार में कुछ आय के स्रोत ऐसे खड़े होने चाहिए जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आवे, उनके बच्चे ठीक से पढ़ें लिखें और वह भारत के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। सर, एक और बहुत खास बात आपने कही कि भाजपा 25 साल सत्ता में कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनता के आशीर्वाद और मोदी मॉडल पर काम से बनी रहेगी। अभी तक बात हो रही थी गुजरात मॉडल की, जैसा अभी आपने बोला, फिर अलग अलग राज्य सरकार, चाहे दिल्ली मॉडल हो गई, गुजरात मॉडल कहिए चाहे उसे मोदी मॉडल कहिए, दोनों एक ही, मतलब इसको दोनों अलग अलग करके नहीं आंकना चाहिए। गुजरात का जो मॉडल खड़ा हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, उसे कोई गुजरात मॉडल कहता है, उसे कोई मोदी मॉडल कहता है, लेकिन कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उनका विजनरी, जो उनकी लीडरशिप है, जो पूरे विश्व को प्रभावित करने का काम कर रही। भारत में तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब भी किसी चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जाते समय हम लोग यह महसूस करते हैं कि चुनाव पार्टी भी लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन माननीय मोदी जी को देश का नेतृत्व सौंपने के लिए आम जनता उनका चुनाव लड़ती है और इसी बात से सारा विपक्ष बौखलाया रहता है। उनको लगता है कि मोदी जी की इतनी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। अगर ईमानदारी से काम किए होते, जिम्मेदारी से काम किए होते, राज्य और राष्ट्र के हित में काम किए होते, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, जो भी जितने दल हैं भाजपा विरोधी, तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। भाजपा बढ़ रही है, कांग्रेस सहित बाकी जो भाजपा विरोधी दल हैं वो घट रहे हैं। तो ये बढ़त और घटत के बीच में जो फर्क आम जनता ने महसूस किया है कि मोदी जी माने एक ईमानदार नेता, मोदी जी एक कर्मठ नेता, मोदी जी जो भी करेंगे देश और देशवासियों के हित में करेंगे। मोदी जी भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी हो सकती है, मोदी जी दुनिया के पीछे भारत को खड़ा नहीं होने देंगे, यह लोगों को भरोसा है। ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये सवाल करना कि 2024 के लिए महागठबंधन जिस तरह से तैयारी कर रहा है, बिहार में भी देखा गया है जिस तरह से उठापटक राजनीतिक हुई, बिहार की राजनीति और इस महागठबंधन की जो चुनौती है 2024 के लिए, आप इस पर क्या टिप्पणी देंगे? बिहार की राजनीति में कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। बिहार की राजनीति में आप ये समझ लीजिए, जब श्री नीतीश कुमार जी भाजपा के खिलाफ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े तब उनके 2 सांसद जीते थे, उनकी हैसियत वहाँ पर 2 सांसद की है। जब माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव 2019 में लोकसभा लड़े तब उनके सांसदों की संख्या संसद में दिखने वाली हो गई। राष्ट्रीय जनता दल का क्या हाल था 2014 में आपको सब पता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर इस देश के अंदर है और लोगों का भरोसा, सबसे बड़ी बात होती है लोगों का भरोसा जीतना, और भरोसा जीतने के बाद उस पर खरे उतरना। और यह माननीय मोदी जी ने 8 साल लगातार जब से प्रधानमंत्री हैं, एक दिन बिना अवकाश लिए देश के हित में काम किया, देश के विकास के लिए काम किया, देश के गरीबों के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर क्षेत्र में जितना वर्णन करूं तो घंटों लग जाएगा, घंटों बात करने का समय अभी नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। ऐसे में 80 सीटें लोकसभा की यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं। अक्सर कहा जाता है कि सत्ता के जो गलियारों का जो रास्ता होता है वो यूपी के से होते हुए ही पहुँचता है। 80 सीटों में से बीजेपी को क्या उम्मीद है, कितनी सीटें इस बार आएंगी? 80 में से केवल हम लोग 80 जीत पाएंगे ऐसा लगता है।
और रणनीति क्या है इसके पीछे? वो रणनीति जो है वो रण के क्षेत्र में दिखाई जाएगी। रणनीति यही है, बूथ पे संगठन है, जनता का विश्वास है, उस विश्वास को आशीर्वाद के रूप में कमल के फूल को खिलाने में परिवर्तित करना। एक सूत्री रणनीति होती है, डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुंचाना। अब 23 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब यह 23 लाख करोड़ या सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो उनका तो एक ही 100 रुपया दिल्ली से भेजेंगे, लखनऊ से भेजेंगे, तो जिसके पास पहुंचना है उसके पास 15 रुपया पहुंचेगा, 85 रुपया बीच में उनके दलाल, उनके दल के लोग, उनके बेईमान अधिकारी सब मिल करके खा जाएंगे। मोदी जी ने कहा मोदी है तो यह नहीं चल सकता है। सीधे डीबीटी से के माध्यम से, चाहे दिल्ली से चाहे लखनऊ से, जो लाभार्थी उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। और 23 लाख करोड़, आप समझिए कि अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, ज़रूरतमंदों को मिलता 3,45,000 करोड़ रुपए, बाकी खा जाते इनके सब दल के बेईमान। तो आज जब छापा पड़ते हैं और कोठरी कोठरी भर कर नोट निकलती है तो आम जनता उसको देखती है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वह गरीबों के हित में कर रहे हैं। सर, एक और सवाल जो अमूमन लोगों के मन में आ रहा है, जो अक्सर लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, कि जब इस बार चुनाव था उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की लहर थी, जिस तरह से कैंपेनिंग की गई, जन जुड़ाव के जो आंदोलन किया गया, रैलीज की गई, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए? ये तो जनता का जो आदेश है, जनादेश है, उसको शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। जनता ने कहा कि नहीं, केशव जी को नहीं जीतना चाहिए, उन्होंने अपना कुछ वोटों के अंतर से हरा दिया है, उसको हम लोगों ने जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और जनता का जो आदेश था उसको हमने स्वीकार किया। हम वहाँ से जीत नहीं पाए हैं, इसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं जीत पाए। सर, जैसे राम जन्मभूमि और जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब 2024 के लिए जिस तरह से टेम्पल कैंपेन कह रहे हैं कि लोग, विपक्ष का ये कहना भी है कि टेम्पल पॉलिटिक्स कर रही है, मंदिरों को लेकर के बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, और मथुरा वृंदावन में जिस तरह से कार्य करने की एक पेशकश की है, प्रस्तुति की है सरकार ने, तो उसको लेकर भी तमाम सवाल है। क्या 2024 का जो चुनाव होगा वो टेम्पल पॉलिटिक्स पे खेला जाएगा? विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। जब रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होने लगा तो राम भक्त बन जाएंगे। जब बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो जाएगा तो अब जाके बाबा का अभिषेक करने लगेंगे। जब प्रयागराज का कुंभ होगा तो वहाँ डुबकी लगाने के लिए चले जाएंगे। जब चुनाव आएंगे तो उनके एकदम त्रिपुंड लगा करके दिखाई देने लगेंगे। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इनकी अब राम भक्ति, शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति कहाँ चली जाती है? जनता ढोंग को नहीं पसंद करती है। जनता अगर सच्चे आप भक्त हो तो भक्त की भावना दिखाओ। और जो तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है, जो रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम निर्माण हो चुका है, माता विंध्यवासिनी माता का धाम बन करके तैयार, और सभी तीर्थों का हम विकास कर रहे हैं। ये तीर्थों का विकास का मतलब है इससे बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पहले 15,000 लोग काशी में आते थे, आज 1.25 लाख लोग आ रहे हैं। पहले 10,000 लोग अयोध्या में आते थे, आज 70-80,000 लोग आ रहे हैं। अभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है। पहले मैं अभी गया था माता विंध्यवासिनी धाम, विंध्याचल गया था, तो पहले 10,000 लोग आते थे, इस समय 60,000 लोग आ रहे हैं, अभी बन के तैयार नहीं हुआ। जब ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है तो जब रोज 5-10 लाख लोग उत्तर प्रदेश में केवल धार्मिक यात्रा पर आएंगे, धार्मिक पर्यटन पे आएंगे, तो उससे रोजगार किसको मिलेगा? अमेरिका वालों को थोड़ा ना मिलेगा, उसमें कोई पाकिस्तान वालों को नहीं मिलेगा, चीन वालों को नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश का होटल व्यवसायी हो, कपड़ा व्यवसायी हो, जो अपना टेबल्स चलाने वाले हों, अनेक क्षेत्र, मतलब इतने रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं जो विपक्ष को दिखाई नहीं देखा। उनको क्या है, उनकी वृत्ति थोड़ी बिगड़ी हुई है और वह केवल आँख उनकी थोड़ी खराब आजकल रहती है, जो अच्छी चीज़ उनको दिखाई नहीं देती। गरीब दिखाई नहीं देता, गरीब के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया ये नहीं देख सकते। ये देश के करोड़ों लोगों को दुनिया में एक आदर्श उदाहरण है कि वैक्सीनीकरण हो गया, कोई भूखा न रह जाए, निःशुल्क राशन गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम, ये नहीं दिखाई देगा। गरीबों जो कच्चे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उनको पक्का मकान मिल गया, यह इनको नहीं दिखाई देगा। जिनके घर में आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, सौभाग्य योजना से आज उनके घरों तक बिजली पहुंच गई।
यह इनको दिखाई नहीं देगा। यह केवल इस बात को देखते हैं कि कौन सी ऐसी कमी निकाल के लाओ और मोदी जी पर चस्पा कर दो, भाजपा पर चस्पा कर दो, जिससे उनको 2024 का रास्ता मिल जाए। लेकिन 2024 का रास्ता बंद है और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वह धूल धूसरित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नज़र है बीजेपी की, क्योंकि उनकी साख भी बीजेपी की दांव पर है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या पार्टी की रणनीति है, किस तरह से वहां पर अपना परचम फैलाने की? मैंने कहा ना, हम 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। अभी हम उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें जीत चुके हैं। इनके पास 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां ये लड़ सकते थे, लेकिन मेरा अपना पूरा मानना है, मैं भी उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले का बहुत निचले स्तर तक भ्रमण किया हूं और उसके आधार पर मैं जो महसूस कर रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सारे विरोधी दल एक हो जाएं, तब भी अलग अलग लड़ेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 73 से तो ज़्यादा सीटें रहेंगी। हमको पूरा विश्वास है कि 80 की 80 सीटें भी माननीय मोदी जी को देश की बागडोर फिर से सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। 80 के 80 सांसद मोदी जी के नेतृत्व में सौंपने का काम यूपी करेगा। यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के मोदी जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो उनकी कैंपेनिंग है, जो उनकी प्रेजेंस है, वो कितनी अहम, कितनी बड़ी होने वाली है? माननीय मोदी जी की मतलब वो तो सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पे चुनाव है, उन्हीं को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उनके प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब जनता देती है, गरीब देता है, किसान देता है, मेरी मातृशक्ति महिलाएं देती हैं कि अच्छा मेरे मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हो, जिसने अपना रात दिन मतलब कभी विश्राम किए, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और राष्ट्र काज कीने बिना, समाज की सेवा किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। उन पर कोई सवाल उठाता है तो लोगों को लगता है ये देश पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या वजह है इस लोकप्रियता की कि लोग ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट माननीय देंगे? मोदी जी को भी जानते हैं, कमल के फूल को भी जानते हैं और भाजपा को भी जानते हैं, और इसकी वजह एक ही है कि दिन रात सत्ता मिलने के बाद सारे इस देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद परिश्रम की पराकाष्ठा करना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सबको भी सीख मिली है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता था, विधायक बन गए, सांसद बन गए तो उनको लगता था कि हम अमर हो गए, लेकिन विधायक सांसद बनने के बाद भी मौज नहीं करना है, सेवा करना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, भाजपा का संगठन केवल चुनाव लड़ने जिताने के लिए नहीं होता है, भाजपा का संगठन समाज की सेवा करने के लिए होता है। जब संकट की घड़ी थी देश में कोरोना के समय, सेवा ही संगठन है, यह मंत्र हम सब लोगों को दिया, और पूरे देश के अंदर भाजपा का कार्यकर्ता कोरोना की महामारी के बीच में भी जन जन की सेवा करने के लिए वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच में था। बाकी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। अमृत सरोवरों को लेकर के आपने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसको लेकर के लोगों ने ये कार्य सराहा भी है। क्या विचार था इसके पीछे कि इस तरह की पहल करने की जरूरत है? विचार माननीय मोदी जी का है और उनके विजन को देख करके सदैव मतलब मैं तो आश्चर्यचकित भी रहता हूँ, लेकिन हमारा नेतृत्व इतना मतलब विजनरी है, इस बात पर गर्व भी महसूस करता हूँ। पहले जब राजतंत्र इस देश में हुआ करता था तो राजा होते थे, और जो अच्छे राजा होते थे तो वो तालाब बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे जनहित के लिए। बीच का कालखंड जब सपा बसपा कांग्रेस जैसे दल देश की राजनीति में आए तो इन लोगों ने तालाबों पे कब्जा, धर्मशालाओं पे कब्जा, सरकारी जो ऐसे जन उपयोग के स्थान थे उन पे कब्जा इनके गुंडे माफियाओं ने करना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसमें हम हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में अमृत सरोवर बनाने का काम करेंगे। अब होड़ लग गई देशवासियों में, और ऐसे सरोवर बनकर के तैयार हो रहे हैं, देख करके तबीयत एकदम खुश हो जाती है। आज भी मैं जा रहा हूँ, अभी सरोवर जिस जिले में जाता हूँ, विभागीय की दृष्टि से भी और जिले में दौरे की दृष्टि से भी सरोवर भी निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, और उन सरोवरों को देख करके लगता है कि माननीय मोदी जी ने एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बना देने का काम किया है। और उस रास्ते पर चल करके अब जो हमारा भूगर्भ जल स्तर जो है बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था, वाटर लेवल भी सुधार आएगा,
दूसरा शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा और पानी की बर्बादी रुकेगी, उसका संरक्षण होगा, क्योंकि वहाँ निकासी की और सरोवर में पानी भरने की सारी व्यवस्थाएं सब की गई। उसका एक मानक बना हुआ है, उस मानक के अनुसार काम करते हैं और उसका बड़ा परिणाम है। मैं उसके बारे में जितना कहूँगा वो कम होगा। एक बात उन्होंने अमृत काल में कह दिया कि सभी देशवासी हर घर में तिरंगा लगा करके अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करिए और देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता सदा बनाए रखने के लिए हर घर में तिरंगा लगा दीजिए। कोई घर खोजने से नहीं, न गांव न शहर, कोई खोजने से नहीं मिला जिस घर में तिरंगा ना लगा हो। और तिरंगे का मान क्या है, या रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में दुनिया ने देखा है, देश ने नहीं दुनिया ने देखा है। अगर कोई भारतीय हाथ में तिरंगा लेकर के इस युद्ध के क्षेत्र से निकल करके भारत वापस आ रहा है और तिरंगा हाथ में है, तो चाहे वह रूस का सैनिक हो चाहे यूक्रेन का सैनिक हो, वो गोली नहीं चला सकता। लेकिन उसी के बीच में अगर पाकिस्तान का झंडा लेकर के कोई निकला तो उसको गोली चला दी गई। तो दुनिया के अंदर जब दो देश युद्ध लड़ रहे हों, उसके बीच में तिरंगा लेकर के अगर कोई भारतवासी निकलता है और उस पर कोई सैनिक प्रहार नहीं करता दोनों देशों का, तो यह भारत की ताकत है और तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज घर घर तिरंगा लहराया, राष्ट्रभक्ति का जनज्वार उमड़ रहा है। आपने अमृत सरोवरों के बारे में हमें बताया, समझाया कि किस तरह से विकास को लेकर के इसमें किया जा रहा है। 25 ज़िले आपको दिए गए हैं विकास के नज़रिए से, विकास को देखते हुए। ये जो 25 ज़िले, इनको संरक्षित करना, इनके विकास देखना, इनको बेहतर तरह से इनको डेवलपमेंट करना, इन 25 ज़िलों में ऐसी क्या खास है, क्या आगे का रोड मैप है जो हमें आपके कार्य में देखने को मिले? हर चीज़ देखते हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से जो अनेक गरीब कल्याण की, विकास की योजनाएं चल रही, कानून व्यवस्था की स्थिति को भी देखते हैं। अन्य कई योजनाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, शिक्षा की व्यवस्था को, इन सब पर नज़र रखते हैं और जहां कोई कमी होती है फिर हम लोग जिले की समीक्षा बैठक करके उसमें निर्देश देते हैं। जनता से भी फीडबैक लेते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेते हैं। हर जिले में भाजपा के सांसद विधायक लगभग हैं, तो उनके साथ भी बैठक करके फीडबैक लेते हैं। उसके बाद हम अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं और चर्चा करके उनको जो कमियां ध्यान में आती है उस पर निर्देश दिया जाता है कि इसको पूरा करोगे, अगली बार जब मैं आऊँगा ये पूरा होना चाहिए। और उसकी रिपोर्ट भी हम लोग 48 घंटे 72 घंटे में मंगाने का काम भी करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण डायलॉग्स में आप जुड़े और जिस तरह से पूरा हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के और बेबाकी से आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में आज इतना ही। आप देखते रहिए जागरण डिजिटल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।